चंडीगढ़ के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव की प्रक्रिया संगठन के तौर पे तो शुरू हो गई है। अधिकृत रूप में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग शायद डिक्लेयर भी कर देगा। तो आज इस चुनाव प्रभारी के नाते या सह प्रभारी हमारी दीदी है, उनके साथ पिछले कुछ दिनों से हम चंडीगढ़ के संगठन, चंडीगढ़ की जनता, इससे कुछ बातचीत करते हुए चुनाव का काम शुरू किया है। इसमें सबसे पहले अभी हमने 85 लोगों की चुनाव संचालन समिति निश्चित की है। हर एक को उसमें दायित्व, राइट फ्रॉम बस्ता बनाना, रैली करना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे सभी अलग अलग 85 लोगों की चुनाव संचालन समिति रहेगी और इसका नेतृत्व चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद जी, यहाँ की सांसद अपने स्वास्थ्य के कारण ऑनलाइन लगातार हमारे साथ रहती है, किरण जी, पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी, सतपाल जैन जी, इन चारों के नेतृत्व में ये चुनाव चंडीगढ़ में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नाते लड़ेंगे। पिछले कुछ सालों में किया हुआ काम और आने वाले दिनों में और जो काम करने हैं उसको लेकर इस चुनाव में हम जनता के पास जाएंगे। चंडीगढ़ का विकास, चंडीगढ़ का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ, ये नारा लेते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर के लोग होंगे, जो नए ग्रामीण इलाके जुड़े हैं वो हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे सब प्रकार के जो नागरिक है उन तक आने वाले दिनों में हम सब मिलकर जो काम किया है और जो काम आगे चलकर करने वाले हैं, इसमें विशेष हमने ये सोचा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिटीजन्स चार्टर, चंडीगढ़ के लोगों की सहभागिता करते हुए मैनिफेस्टो बनाना। मैनिफेस्टो कमेटी होगी, वो कमेटी समाज के तबके के अलग अलग तबके के लोगों को मिलेगी भी, उनसे चर्चा करेगी, इंटेलेक्चुअल से करेगी, आम आदमी से करेगी, लेकिन साथ साथ हम एक ऐसी रचना खड़ी करना चाहते हैं कि जिससे सीधे चंडीगढ़ का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ आनी चाहिए, ये सुझाव दे सकता है। इसकी भी एक रचना इस चुनाव कैंपेन के दरमियान, हमारा मैनिफेस्टो जन सहभागिता के आधार पर रहेगा। विशेष जो एक्सपर्ट्स है उनकी सोच से भी होगा। ऐसा सबका मिलकर आने वाले दिनों को चंडीगढ़ को और कहाँ से आगे ले जाना है, ये सोचते हुए ये सिटीजन्स चार्टर हमारा बनेगा। कल मैं पिछली बार के प्रभारी हमारे आदरणीय सरोज पांडे जी
को जब दिल्ली में मिला तो उस तुलना में पिछले 5 साल में चंडीगढ़ के संगठन काफ़ी मजबूत हुआ है। बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं। जो नए इलाके इस नगर निगम में आए हैं वहाँ भी पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत है और विशेषकर युवा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा तबका आज भाजपा के साथ जुड़ा है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इस संगठन की शक्ति के आधार पर हम चुनाव अच्छी तरह नहीं 100% जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। पिछली बार 22 में से 21 जीते थे, इस बार 35 है, तो 100% जीतने का हमने तय किया है, उसकी योजना की है। और जिस प्रकार विपक्ष का माहौल है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर बड़े नारे देते हुए आई है। आप सब पत्रकार सीनियर है, विश्लेषक है, तो प्रायः ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस से आए हुए लोग अपनी प्रवृत्ति और अपनी संस्कृति के आधार पर आए हुए ये लोग आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से स्वागत किया और मैं कांग्रेस की बी टीम सिर्फ पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूँ। तो जिस प्रकार 6 उम्मीदवारों की घोषणा की और वो वापस लेना पड़ा, जो पंजाब में हम कांग्रेस का देख रहे हैं वही चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी में होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई ऑर्गेनिक नेता कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। बाहर से इंपोर्ट किए हुए कांग्रेस से जो नेता है वो पूरी अपनी संस्कृति लेकर आम आदमी पार्टी में आए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार की सोच चल रही है वो ध्यान में आ रहा है कि बड़े बिल्डर, बड़े पैसे वाले, इनको पार्टी में लेकर टिकट देना और निजी गपशप में वो कह रहे हैं हम तो पैसा बांटकर वोट खरीद लेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के वोटर को, नागरिक को कोई खरीद नहीं सकता है। चंडीगढ़ का नागरिक इस देश में एक अपनी अलग पहचान रखता है। इसलिए कांग्रेस में पैसे वाले लोग जो जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम चंडीगढ़ वासियों को खरीद ले, उनका वोट खरीद ले, उनका ईमान खरीद ले, तो ये कतई चंडीगढ़ के लोग होने नहीं देंगे। और इसलिए एक तरफ कांग्रेस की बी टीम आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस के पैसे के जोर पर चंडीगढ़ वासियों का ईमान खरीदने की बात करने वाले कुछ बिल्डर्स, कुछ पैसे वाले उस पार्टी से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। और उस तुलना में भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर जो सक्रिय कार्यकर्ता है उसको चुनाव में उतारने का भाजपा का इरादा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे जो मंडल है, उस वार्ड के संगठन को हम मंडल कहते हैं, उस मंडल के पदाधिकारी आपस में विचार करते हुए अपने वार्ड के लिए कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके नामों की सूची जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, उसके साथ प्रदेश का उस जिला में रहने वाला पदाधिकारी, भूतपूर्व उस जिला का अध्यक्ष, एक आध दो और कोई सदस्य प्रदेश की ओर से नियुक्त होंगे। इस समिति के सामने मंडल के पदाधिकारी अपने 3, 4, 5 उम्मीदवारों का वो क्यों हो सकते हैं, उसके प्लस क्या, माइनस क्या, इसके साथ जिला टीम के पास रखेंगे। और जिला टीम जो मंडल से आए हुए नाम हैं,
एक मंडल में 6-7 वार्ड होंगे, तो उस 6-7 वार्ड के उम्मीदवारों के बारे में जिला की टीम आपस में विचार करेगी और फिर उसमें से शायद 3-4 का शॉर्टलिस्ट करते हुए वो प्रदेश के चुनाव समिति के सामने नाम आएंगे। प्रदेश की चुनाव समिति उस पर विचार करेगी। प्रदेश की ओर से, केंद्र की ओर से जो अलग अलग सर्वे हो रहे हैं उसका भी इनपुट लिया जाएगा। हमारे जो अभिभावक है उनसे भी चर्चा की जाएगी और इस आधार पर एक उम्मीदवारों की एक लिस्ट हम केंद्र की मान्यता के लिए भेजेंगे और बाद में उम्मीदवार घोषित होंगे। ये उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनाई जाएगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी यहाँ की सांसद स्वास्थ्य के कारण चुनाव में शायद यहाँ आ पाएगी, ऐसा नहीं, लेकिन सभी हमारी बैठकों में, विचारों में ऑनलाइन वो सहभागी किरण जी होती हैं। शायद कुछ टाउन हॉल मीटिंग्स में भी ऑनलाइन द्वारा वो जनता से संपर्क में रहेगी। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अरुण सूद जी हमारे अध्यक्ष, किरण जी सांसद, संजय टंडन जी, सतपाल जैन जी, इन सब के सामूहिक नेतृत्व में चंडीगढ़ का चुनाव हम 100% विजयी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जैसे कि आप साउथ से हैं और पंजाब में तो पंजाबी, यहाँ चंडीगढ़ में पंजाबी भी लोग बोलते हैं, शायद आपको समझ की ताकत नहीं आता होगा, तो आप चुनाव को कैसे? मैं साउथ से नहीं हूँ, मैं दिखता हूँ साउथ का लेकिन हूँ वेस्ट का। मैं मुंबई का हूँ और पंजाब में जो सबसे पॉपुलर बॉलीवुड है वहाँ का हूँ, चिंता मत करो। मुझे लगता है कि विपक्ष आज बिखरा हुआ है। विपक्ष का अपना कल्चर जो है वो लोगों को उससे परिचय पूरी तरह है। चंडीगढ़ में आपस में एक दूसरे के सामने अकाली दल वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी लड़ रहे हैं, तो पंजाब प्रदेश को सटकर जो चंडीगढ़ है उसमें वो एक आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन अगर आते भी हैं, हमारी नीति, रणनीति वो सब मिलकर साथ आएंगे, ये मानकर हमने बनाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जैसे आम आदमी पार्टी को एक समय में चंडीगढ़ ने 1 लाख के ऊपर वोट दिए, उन सब वोटर्स को हवा में छोड़कर आम आदमी पार्टी ने पीठ दिखाकर पंजाब में चुनाव जीतने हैं। इसलिए चंडीगढ़ के वोटर का अपमान उन्होंने किया था और अगले चुनाव में 13,000 पे वो नीचे आ गए। इसलिए जो अपने वोटर का हाथ बीच में छोड़ देते हैं उसका हाथ चंडीगढ़ का वोटर पकड़ेगा नहीं। जो चुनाव लड़ना चाहता है उस सबको अनुमति है। सिटिंग जो काउंसलर है उनको क्या, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। जो पार्षद मौजूदा टाइम में है आपके पार्टी के, बीजेपी के, उन सभी को मतलब टिकट मिलने की नहीं, अभी मैंने कहा उस प्रोसेस से होते हुए चुनाव समिति उसका निर्णय करेगी। दूसरा सर, जैसे आप कह रहे हो कि वो बहन जी कुछ पूछे उनका। मुझे लगता है कि ये विपक्ष का कैंपेन है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, वैट कम हुआ, सब कम हुआ, तो अच्छा लग रहा है लोगों को। और चुनाव में हम जाएंगे तब ध्यान में आएगा।
बैंगन 80 रुपए किलो है, मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है ना, तो काफी ज्यादा परेशान है जनता, तो वो सवाल पूछ रही है। इस सवाल का जवाब हम कैंपेन में ज़रूर देंगे, आप चिंता मत करो। तावड़े साहब, आप हरियाणा से इनका एक सवाल। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं इस समय संगठनात्मक, तो मेरे ख्याल से क्या उन्हें भी, उनकी भी युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में उनको उम्मीदवार के तौर पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? दूसरा, क्या आपने पिछला घोषणा पत्र मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि उसके अनुसार आप अभी तक क्या मानते हैं कि आपकी सारी घोषणाओं में जो वादे किए गए थे वो क्या पूरे हुए हैं? मुझे लगता है कि युवाओं को सबसे अधिक मौका नगर निगम के चुनाव में देना चाहिए। ये भाजपा की सोच स्वाभाविकता रही है और उसकी उसी आधार पर इस बार भी उसी सोच पर हम आगे चलेंगे। और घोषणा पत्र जो हमने पिछली बार बनाया था, मैंने पूरा पढ़ा है। उसमें से बहुतांश बातें पिछले 5 साल में हमारे नगर निगम में जो मेयर आए, जो पार्षद आए, उनके द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें पूरी की है। कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में और करेंगे और भी उसमें ऐड करेंगे। नगर निगम चुनाव 35 सीटों से लेकर ये कुछ पूछा जाता है। आप हरियाणा के भी प्रभारी हैं और मैडम हिमाचल से हैं, जो है अभी रिसेंटली जो उपचुनाव हुए उसमें दोनों जगह पे बीजेपी की हार हुई है, विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है, आप इस पे कैसे जवाब देंगे? मुझे लगता है कि हरियाणा के इलाहाबाद के चुनाव के बारे में तो मीडिया ने ये लिखा है कि पिछली बार से वोट 14,000 बढ़ गए, किसान आंदोलन का कोई प्रभाव रहा नहीं। और इसलिए ये तो हमने कहीं नहीं कहा, सब एडिटोरियल्स में आया है, सब न्यूज़ में आया हुआ है। जो विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल में हुआ, उसी में यही आया है कि इतना तगड़ा किसान आंदोलन की चर्चा होने के बावजूद भाजपा के यहाँ वोट बढ़े हैं। इसका मतलब ये किसान आंदोलन नहीं है, तो किसान संगठनों का आंदोलन है। ये फिर से एक बार साबित हुआ, ऐसे अखबारों ने लिखा। हिमाचल में सर, हिमाचल को भी हम कैसे भूल सकते हैं, 4 सीटें वहाँ पे हारेंगे। मुझे लगता है कि उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं वो कोई सार्वत्रिक चुनाव जो होते हैं उससे तुलना की नहीं जा सकते। और हिमाचल के हमारे लोग जिस उसमें क्या कमियां रही है उसका विचार जरूर करेंगे। नहीं, किसान के जेन्युइन इश्यूज है तो उस पर चर्चा करने के लिए भाजपा तो हर बार तैयार है। पॉलिटिकल एजेंडा लेकर किसी आम आदमी, कांग्रेस या किसी के कहने पे कुछ करने वाले हैं तो चंडीगढ़ के मतदाता बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि कौन क्या है। और इसलिए मुझे लगता है कि चंडीगढ़ जैसे महानगर में, शहर में इसका कोई हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, चंडीगढ़ के अंदर जो 35 सीटें हैं, यहाँ पे जो आपके पहले काउंसलर थे, अभी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने एक कैंपेन चलाया, जिससे कुछ ना कुछ कोई प्रोग्राम हो रहा था, लोग उसके साथ जुड़ रहे थे, लेकिन ये चुनाव घोषित होते ही ये बंद कर दिया गया। तो उससे क्या है कि जो लोग हैं उनको ये निराशा लगी कि शायद बीजेपी के जो व्यक्ति हैं सिर्फ चुनाव से ही इंटरेस्टेड है, बाकी दोबारा मिलते नहीं, ऐसा है। मैं तो पिछले 10 दिन से घूम रहा हूँ, तो उसमें मुझे प्रायः ये अनुभव आ रहा है कि चंडीगढ़ की जनता, उनका मोदी पर पूरा भरोसा है। चंडीगढ़ और मोदी ये प्रायः मेड फॉर ईच अदर, इस प्रकार का माहौल मैं महसूस कर रहा हूँ। आप चुनाव में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 100% सीट लेते हैं। स्थानीय मुद्दा होगा, कौन सा स्थानीय मुद्दा ऐसे लेके जाएंगे जो आपने कंप्लीट किया है? जैसे कि स्वच्छता अभियान आपका खत्म हो चुका है, यहाँ पे आप जाते रहते हैं, उधर घूमने का मौका मिला नहीं। उसके बाद जो आपने कहा था कि डंपिंग ग्राउंड वो हट जाना है, वो उसका भी बहाना तो मिल जाएगा कहने के लिए। तीसरी बात जो है कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि पार्किंग की स्मार्ट सिटी बना करके उससे डबल रेट में वो लिए जा रहे हैं। मतलब कुल मिला पानी के रेट 3 गुना, अध्यक्ष जी ने प्रशासन को लिखा भी था कि रेट कम किया जाए, लेकिन उसके बाद भी रेट कम नहीं हुआ। आखिर क्या कहते हुए आप वोट लेने जाएंगे और कौन सी ऐसी कोई क्रांति दिखे 7 साल में जिससे वोट मिले? सब मेरा मानना है कि हमने जो किया है, जो लोगों ने अनुभव किया है, वो लेकर जाएंगे। इसलिए
हम कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पत्रकार को बहाना क्यों लगता है मालूम नहीं। पत्रकार निष्पक्ष होता है, वो किसी को बहाना नहीं कहता है। जचे ना जचे वो बात अलग है। वो 8,000 मकान ऐसे हैं मैं पूरी करूं। जिनमें तलवार लटके पड़े अब हैं। आपने सवाल पूछा, मैंने बीच में कुछ टोका, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोल रहा था बीच में टोकने का नहीं। मतलब मेरी तो ये पिछले 25 साल की अनुभव है अच्छा लगा। और अच्छा लगेगा आने वाले दिनों में। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकार निष्पक्ष होता है, उसको कोई बहाना नहीं लगना चाहिए। उसको ये जवाब सही गलत लगे वो लिखे, लेकिन सवाल पूछते समय हम तो कोई बहाना निकालने की ज़रूरत ही नहीं। जो किया है वो किया है, जो रहा होगा वो आगे चलकर करेंगे और खुलकर प्रामाणिकता से जनता के पास जाएंगे। मुझे लगता है कि सभी आज करेंगे तो आने वाले दिनों में प्रेस करूँ नहीं करूँ मैं। नहीं, थोड़ा मैं एक चीज हाँ। कि आपके साथ पिछले 5 साल के हर बार मेयर चुनाव में कोई ना कोई मतलब कि बीच में आपकी गुटबाजी बाकी और लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की, आपके काउंसलर्स ने भी की। शायद वो पार्टी के साथ आप पता नहीं उसको धोखा मानते या क्या उनको इस बार नगर निगम चुनाव में टिकटों में जवाब मिलेगा या उन पे कोई कार्रवाई होगी? मुझे लगता है कि पार्टी में सिर्फ पार्षद नहीं तो अलग अलग स्तर पर पार्टी के विरोध में अगर कुछ एक्टिविटी किसी ने की है तो उसको पक्का मद्देनज़र रखते हुए ही टिकटों का चयन किया जाता है पार्टी में। इस बार वो भी किया जाएगा और मैं और हमारी इंदु दीदी इस पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज यही ठहरेंगे, वापस